नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटें, बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की माचलपुर विधानसभा सीट, जहां आज उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। ये तीनों सीटें इसलिए अहम है क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट पिछले विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया गया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के पिछले विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना रहा, जबकि गुजरात की माचलपुर सीट पर उपचुनाव वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हुए। बात यदि बिहार की बांकीपुर सीट की करें तो यहां बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया यूं तो सीधी टक्कर भाजपा कांग्रेस के बीच में है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना और तीसरा प्रत्याशी दामोदर भी बड़ा फैक्टर है। और वहीं गुजरात की माचलपुर में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अब इन सीटों के चुनावी नतीजे तो आएंगे ही, 3 अगस्त को ये नतीजे आएंगे, लेकिन हार जीत को लेकर हलचल शुरू हो ही गई है। बात वोटिंग की करें तो दतिया में सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, माचलपुर में 37.5% और सबसे कम वोटिंग बांकीपुर में 34% हुई, जिससे राजनीतिक दलों के सारे सियासी समीकरणों पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ प्रत्याशी के बीच नहीं, बल्कि मुद्दों और सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के बीच रहा। इस उपचुनाव के दौरान देश में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर जेनजी का आंदोलन और मध्य प्रदेश में यूसीसी जैसे मुद्दे बड़ा फैक्टर रहे, जिन्होंने न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक असर डाला। अब ऐसे में सवाल यही है, इन राष्ट्रीय मुद्दों का उपचुनाव पर कितना असर होगा? वोटर इससे कितना प्रभावित हुआ? क्योंकि यदि दतिया को छोड़ दें तो बाकी 2 सीटों पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम बयां कर रहा है, जो आने वाले वक्त में राजनीति की दशा और दिशा निश्चित तौर पर तय करेगा। सवाल यह भी है कि उपचुनाव में मतदाताओं ने राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो दी या स्थानीय मुद्दे जनता की प्राथमिकता रहे। इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे स्वदेश एजेंडा में, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। तीन राज्य और 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। ये उपचुनाव सत्ता के समीकरणों पर तो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के भविष्य की राजनीति और सियासी समीकरणों को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जमावट रही, तमाम राजनीतिक दलों ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी। कहीं न कहीं दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि तीनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रहे, बल्कि इन चुनावों में कई ऐसे मुद्दे एक साथ मैदान में उतर आए जिनका असर सिर्फ इन सीटों तक सीमित नहीं माना जा रहा। दरअसल उपचुनाव की तैयारी, तारीखों के ऐलान और मतदान तक देश में चंदा चोरी, नीट को लेकर जेनजी के प्रदर्शन और यूसीसी का काफी जोर रहा। एक और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी बहस तेज रही, जो कि अब भी जारी है। तो दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा विषय बना हुआ है। उधर देश में नीट परीक्षा को लेकर जेनजी युवाओं के प्रदर्शन और नाराजगी को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या मतदाता ने स्थानीय उम्मीदवार और विकास के मुद्दों पर वोट दिया, या फिर राष्ट्रीय और वैचारिक मुद्दों ने भी मतदाताओं के मन पर असर दिखाया। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राय दी है। साथ ही अपनी अपनी जीत को लेकर भी राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। ये सब घबराहट में, बौखलाहट में जो है ये सब हो रहा है, क्योंकि लगभग वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में ऐसा
ऐसा काम कर रहे हैं। समर्थन नहीं है, ये लोग छात्र आंदोलन काल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कोई जन समर्थन नहीं है, ये निश्चित रूप से फ्लॉप होगा। भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था, कमल का बटन दबाया है। मौसम के हिसाब से भी थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आराम से अच्छा मतदान होगा। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है, ये हताशा और निराशा का परिचय होता है। नहीं, दतिया चुनाव तो वन साइडेड है और 15 से 20 हज़ार के ऊपर ही कांग्रेस की जीत होगी वहाँ से। ये पिछले 5 साल के लिए कांग्रेस को ये सीट दी थी, अभी तो 2.5 साल बचा हुआ है। हमारी सीट थी पहले। बीजेपी में बहुत बिखराव है, इतना संघर्ष है स्वतंत्र वर्चस्व के लिए कि सड़कों में झगड़े हो रहे हैं। इन उपचुनावों में स्थानीय समीकरण तो हमेशा की तरह अहम रहे, जिसमें प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि, जातीय और सामाजिक समीकरण, संगठन की ताकत और मतदान प्रतिशत। जाहिर है ये चुनाव नतीजों को प्रभावित करेंगे ही, लेकिन इस बार राष्ट्रीय मुद्दों की भी स्पष्ट मौजूदगी उपचुनावों में दिखाई दी है। हालांकि ये उपचुनाव है, राष्ट्रीय फलक पर इसका कोई बड़ा सियासी असर नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच इन सीटों की हार जीत चर्चा का विषय जरूर रहेंगे। अब देखने और कहने को भले ही ये सिर्फ 3 सीटों का चुनाव हो, लेकिन इसके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़े संकेत देने वाले माने जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। 3 राज्य और 3 तो देश के 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। मध्य प्रदेश की दतिया हॉट सीट, जहां पर 2 दलों की टक्कर थी, कहा जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रही। अगर बिहार की बात करते हैं तो यहां पे भी त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज पार्टी में यहां मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर है। लेकिन ये उपचुनाव कितने जरूरी हैं आने वाले चुनाव के लिए, और क्या इन उपचुनाव में वोटिंग राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई या फिर स्थानीय मुद्दों पर, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेता संदीप वर्मा हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, बहुत स्वागत। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद मसीह उद्दीन। सैयद साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आरजेडी से प्रवक्ता प्रेम सागर भी हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत। और इसी के साथ आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्तेय हैं। सुनील जी, स्वागत करता हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे प्रियदर्शी रंजन जी। रंजन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अपने मेहमानों से इन तीनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो मतदान हुआ उसको लेकर जल्दी से थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप जी, आपसे ही शुरू करता हूं मैं। तीनों सीटों पर जो चुनाव हुए और जो मतदान हुआ, अलग अलग फैक्टर नजर आए, जल्दी से तीनों सीटों पर टिप्पणी। संदीप जी। विभिन्न तरह के मुद्दे चल रहे हैं, मगर स्थानीय, क्योंकि विधायक के चुनाव है और उपचुनाव है, तो ये हमेशा जो लड़े जाते हैं वो लड़े जाते हैं स्थानीय मुद्दों पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, कोई विकास कार्य है, ये सब हैं। जैसे कि हम बिहार में जो सीट लड़ रहे हैं, हम तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस वजह से वो खाली हुई है, तो उस चुनाव पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। ठीक। तो हमारा मानना है कि जो हमारा संगठन है वो बहुत मजबूत संगठन है। हमारे जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है वो भी बहुत घनिष्ठ, मतलब गहराई तक है, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम तीनों की तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं और बड़े अच्छे माध्यम से जीतेंगे। और जैसा विकास लगातार हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि पहले भी जो विकास हुआ है, जो भी विधायक रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी विधायक रहे हैं, वहाँ बहुत काम हुआ है, और जिसकी वजह से जनता को दोबारा हमें लाएगी। इसमें कोई संकोच या कोई पूछने वाली बात। ठीक है, आऊंगा संदीप जी आपके पास जल्दी से। राजेश जी, तीनों सीटों पर जल्दी से टिप्पणी। दतिया, बांकीपुर और माचलपुर। जी, ऋषभ जी,
इस उपचुनाव को लेकर के हम यह जरूर कह सकते हैं कि सामान्यतया ये देखा जाता रहा है कि उपचुनाव सत्तारूढ़ दलों के फेवर में होते रहे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। तीनों स्थानीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके विरुद्ध इतना ज्यादा जनभावना इस समय इनके विरुद्ध है और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े मुद्दे जो है, जिस तरह से चढ़ावा चोरी और नीट पेपर के लीक को लेकर के आंदोलनरत छात्र और उसके साथ साथ जो है छात्रों पर हिंसक प्राणघातक हमले जो है पुलिस के माध्यम से, ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे जो है ये सब सोने पर सुहागे का काम कर रहे हैं और ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज करने जा रही है। और यह हम ये कह सकते हैं कि इनके और नियत दोनों की हार होगी। ठीक है, मैं वापस से आऊंगा आपके पास। सैयद जी का रुख कर लेता हूं। सैयद जी, राशिद जी कह रहे हैं, राजेश जी, की ये जो राष्ट्रीय मुद्दे थे ये ज्यादा हावी रहने वाले हैं इन तीनों सीटों पर, और ये जो तीनों सीटें हैं बीजेपी लूज कर रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव का भी एक हिंट होगा। आपकी नजर से भी समझेंगे इन तीनों सीटों के समीकरण, सैयद साहब? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज बांकीपुर विधानसभा, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। चुनाव आज हुआ, वो जनता ने ये बता दिया कि जो केंद्र और बिहार की जो सरकार है उससे वो काफी नाराज है। जो छात्रों पर जिस तरह जुल्म सितम उठाया गया, जिस तरह छात्रा की घटना घटी, जिस तरह भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, तो ये यहाँ पे एक तरफा आंधी प्रशांत किशोर जी की चल रही थी, सुनामी चल रही थी। नौजवानों ने, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एक तरफा वोटिंग की है जन स्वराज के पक्ष में। लोगों ने जिसको कहा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 सालों से जीतती चली आ रही है, इसको बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी उनमें भी बड़ी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों में भी बड़ी नाराजगी, और ये दोनों के समर्थक ने जन स्वराज पार्टी को वोट दिया। मैं तो लगभग 80 मतदान के 422 में मैंने 80 मतदान केंद्रों को देखा है, वहां मैं गया था, वहां का जायजा लिया। समाज का हर वर्ग बदलाव के लिए वोट कर रहा था और यहाँ बांकीपुर में इस बार जो बटन दबा है, दिल्ली के कान को ऐंठने का काम यहाँ की जनता ने किया है। ठीक है सैयद साहब, बांकीपुर की बात हो गई, माचलपुर और दतिया के बारे में भी थोड़ा सा बोल दीजिए। वो तानाशाही बीजेपी या कांग्रेस नहीं करेगी, दतिया और माचलपुर, सैयद साहब? ये जनता ने बताया। ये क्या कुछ सवाल पूछा आपने? सैयद साहब, मैं बोल रहा हूं कि बांकीपुर की तो बात हो गई है, दतिया और माचलपुर के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र। बीजेपी कांग्रेस में से कौन? नहीं, देखिए, हमको लग रहा है कि बदलाव की लहर हर तरफ बदलाव देखी की जा लहर, रही ठीक है। ओके 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 ओके, आपकी बात समझ गई सैयद साहब, समझ गए। प्रेम जी, सैयद साहब कह रहे हैं एक तो बदलाव की बयार, बदलाव होना जरूरी है, जन स्वराज पार्टी को भर भर के वोट मिले हैं, ये दावा भी सैयद साहब कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी समझेंगे तीनों सीटों का थोड़ा विश्लेषण। देखिए, बाकी तो दो सीटें जो दतिया हो चाहे और भी जगह जहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहां देश के अंदर में जो युवाओं का और जेएनजी का जो सरकार के प्रति असंतोष है, सरकार के प्रति जो निराशा है, और जो सरकार के प्रति उन्होंने हाल में जो कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, तो उसका असर तो दिखेगा ही। मैं ज्यादा कुछ अन्य जगह पे नहीं बोल के बांकीपुर पे ही सारी बात अपनी रखूंगा कि बांकीपुर में ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का, बांकीपुर में 34% ही मतदान हुआ है, और बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, अन्य पार्टी के भी हैं, सब तपा रहे हैं लोकल इशू। तो हम सुबह से बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूब ये सब देख रहे हैं, तो बांकीपुर में कुछ 35 वर्षों में विकास हुआ। वहां की पानी पड़ने के बाद नाली जाम है, सड़कों पर पानी है, पूरी
इन बारे में बात करेंगे। प्रेम जी इन बारे में बात करेंगे, आऊंगा मैं इन मुद्दों पर बात करेंगे, आऊंगा जल्दी। सुनील जी से पहले उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सुनील जी सुन पा रहे हैं? ठीक है सुनील जी, जल्दी से दतिया, बांकीपुर और माचलपुर पर एक प्रतिक्रिया। लगता है सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रियदर्शी जी जुड़ चुके हैं। रंजन साहब, आपसे पहले समझना चाहेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते तीनों सीटों पर ये जो घमासान अभी मचा हुआ है, इन तीनों सीटों के बारे में आपसे एक प्रतिक्रिया लेंगे। प्रियदर्शी जी। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विधानसभा चुनावों में आपराधिक चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगातार प्रचंड जीत दर्ज कर रही है। उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही है, लेकिन इस बार थोड़े मुश्किल हालात हैं। जिस तरीके से दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान बचा, उसी तरीके से बांकीपुर में था। कमजोर प्रत्याशी कहीं न कहीं जनता पार्टी के लिए कमजोरी साबित हुए हैं इन तीनों विधानसभा उपचुनावों में। बांकीपुर और दतिया की भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई है, लेकिन इनके प्रत्याशी जो कमजोर को बड़ा मौका मिल गया है हावी होने का। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शिथिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मायने में शिथिल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इन सीटों से सरकार का बनना और गिरना नहीं है, चाहे वो बिहार का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो या गुजरात का मामला हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिथिल पड़ गए हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ विवादों में घिरी है, चाहे वो यूजीसी का मामला हो, यूजीसी के मामले में जिस तरीके से सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रति न्यूट्रल हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता हो रहे हैं, वो न्यूट्रल हुए हैं, हो गए हैं, उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ, उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौतियों से दो चार हो रही है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अभी भी एज ले रही है। उसका बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो विपक्ष है ना, इन तमाम चीजों को भुनाने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है। विपक्ष बचा हुआ है। बिहार के बांकीपुर का ही ले, बांकीपुर में एकजुट विपक्ष नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। एक तरफ आरजेडी का मजबूत कैंडिडेट, दूसरी ओर प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। अगर एकजुट विपक्ष होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को पटकनी आसानी से दी जा सकती थी, लेकिन अभी क्या है, विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के बीच तमाम कमजोरियों के बावजूद मजबूत नजर आ रही है। जी ठीक है प्रियदर्शी जी, अभी एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया ले ली थी सभी दर्शकों से, सभी मेहमानों से, अब विस्तार से चर्चा करते हैं। और चर्चा की इस विस्तार की शुरुआत भी मैं प्रियदर्शी जी आपसे ही करूंगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी प्रत्याशी और दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैसेज और अलग होता है। सीट बंटवारे को लेकर भी दतिया में क्या प्रदर्शन हुआ, नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों ने क्या प्रदर्शन किया, वो सभी को पता है। अगर हम गुजरात की माचलपुर की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व पार्षद एक तरफ बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर दिखाई देता है। और अगर हम बांकीपुर की बात करते हैं तो यहां पर भी बिल्कुल अलग थलग मामला समझ में आता है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर चुनाव में खड़ा करेंगे तो उसकी जीत तय है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ है। ये विश्वास जता रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इन तीनों उपचुनावों में जीत, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहेगी कि हम निचले कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका दे रहे हैं, निचले कार्यकर्ताओं को बड़ा मौका। लेकिन इस बीच में एक कार्यकर्ता वर्ग जो लंबे समय से पार्टी की सेवा करता रहा है, वो हाशिए पर जा रहा है। नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के भीतर खूब मौका मिल रहा है।
पार्टियों से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी खुल रहे हैं, लेकिन उन कार्यकर्ता क्या हो पा दिया, लंबे समय से पार्टी की सेवा में थे, क्या उनको अधिकार नहीं था कि उन्हें टिकट मिले? बांकीपुर में तो ये सवाल मौजूद है। एक दावेदार थे बांकीपुर में, उसी तरीके से आपका मध्य प्रदेश के दतिया में भी मामला है। कई दावेदार इसी बात को लेकर हो हल्ला भी हुआ। सभी दावेदारों को दरकिनार करते हुए बिल्कुल सभी जगह पर हो हल्ला हुआ, तमाम राज्यों में हो हल्ला हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विपक्ष से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, ओके। भीतर से आवाज उठ रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच से, ये क्या हो रहा है, दो खेमों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है। जी ओके, ठीक है, मैं आता हूं वापस से आपके पास। जरा संदीप जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, इस बार खबर यह है कि तीनों सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रही है। चाहे हम नीट पेपर लीक का मामला ले लें, चाहे हम यूसीसी का मामला ले लें, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर प्रभावी तौर पर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छा, अगर हम वोटिंग की परसेंटेज पर नजर डालते हैं तो पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। भले ही ज्यादा अंतर ना हो कुछ सीटों पर, लेकिन कम तो हुई है। दतिया में 10% कम वोटिंग हुई है, और बाकी दो सीटों की अगर मैं बात करूं तो माचलपुर में तो सिर्फ 37% हुई है, और सबसे कम तो बांकीपुर में 34.5% मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं जब उपचुनाव हुए हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, इस बार कम हुआ क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग हुई है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंशन। संदीप जी, माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सोनी जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि जितने भी मैंने उपचुनाव देखे हैं, होता क्या है उपचुनाव में, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी तो एक बार को लगती है, मगर जो जनता है उसका रुझान उतना नहीं होता है। वो कारण क्या है उसका? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बन रहा होता है, नया मंत्री कोई नहीं बन रहा होता है, तो जो जनता का रुझान होता है वो उतना नहीं होता है जो होना चाहिए। मैंने बहुत उपचुनाव देखे हैं, चाहे वो मेयर का देखा है मैंने, चाहे वो विधानसभा के देखे हैं। तो ये होता है रवि जी, इसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं है। बस क्या है कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया और कैसे हमारे संगठन के लोग लगे और किस तरह से हमने चुनाव लड़ा, वो महत्वपूर्ण है। और उसका जो रिजल्ट है आएगा वो सबके सामने होगा। मगर मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं वैभव जी इस चीज को, कि कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत कम परसेंटेज में होता है। कई जगह तो मैंने इस तरह के चुनाव देखे हैं 17% पे नगर निगम चुनाव हुए। तो ये मुझे कोई हैरान करने वाली बहुत ज्यादा चीज नहीं है। मगर हाँ, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है संदीप जी? मेरा मानना है कि लोगों को वही बता रहा हूँ, वजह ये है कि लोगों का है ना रुझान नहीं होता, वो उत्साह नहीं होता, और वो होने के कारण जनता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में यही होता है कि एक सरकार बनती है, पूरा माहौल होता है प्रदेश में। कई बार तो कई प्रदेशों के चुनाव होते हैं, तो कई प्रदेशों में वो माहौल होता है। ठीक है, लगातार बड़े नेता जाते हैं। बीच में आपको टोक रहा हूँ जी, आप कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह नहीं। दतिया उपचुनाव में जहां बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हुई थी प्रचार के दौरान, नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में बहुत बवाल हुआ और उसके बाद उन्हें शांत कराया गया। वहां बांकीपुर, जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, 4 दशक से आपकी सीट है, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, सीधी टक्कर आपको दे रहे हैं। और गुजरात, अब गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये तीनों हॉट सीटें हैं और आप बोल रहे हैं लोगों में उत्साह नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये है कि तीनों सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे तो नेता, और ऐसा नहीं, सभी लोग पूरी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग थे वहां। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ जनता का, तो मैंने बात की है जनता से, क्योंकि मैंने कई उपचुनावों में मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि मतलब पब्लिक ने बोला है खुद कि क्या होगा वर्मा जी, ठीक है कोई बात नहीं, दे देंगे वोट। तो मैं कहता हूँ आप जाइए, निकलिए, वोट दीजिए। हाँ, तो मैंने बहुत ज्यादा देखा मैं, और उसका कारण मैं बता रहा हूँ, मैं स्पष्ट कारण बता रहा हूँ। शायद नेता जो होंगे जिस पार्टी के, वो भी इस बात को कहेंगे कि होता क्या है कि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री ने नहीं बन रहा, ठीक है, और सरकार, तो जो सरकार वाला मामला होता है तो उसका जनता में होता नहीं है। मेरा आकलन जो है, हो सकता है कि आप लोग मुझे गलत ठहराएं, मगर मेरा आकलन यही है
ठीक है ये जनता संदीप जी, में अब आप बहुत कह सारा रहे हैं कि लोगों में उत्साह नहीं होगा इसलिए इस बार वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ये तीनों सीटों जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कहा यह भी जा सकता है कि बिल्कुल साख की टक्कर हो सकती है, साख का सवाल हो सकता है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा ठीक रहा है हूं संदीप जी, संदीप जी, ठीक है सुनील जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, ठीक सुन है पा रहा हूँ। सुनील जी, संदीप जी कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि लोगों में थोड़ा रुझान कम हो गया, थोड़ा दिलचस्पी कम हो गई। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। ये तीनों सीटें बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अभी भी, चूंकि लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। क्या समझे इससे बीजेपी को खतरा और दूसरे दलों के जो प्रत्याशी होने मौका मिलने वाला है? देखिए, ये तो बात स्पष्ट है कि दतिया में जिस प्रकार से जो पूरी सरकार डली रही है वहां पर, सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां पर 3-4 दिन मतलब वहीं पे रुके हैं और पूरा प्रशासन, सरकार सबको लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 10% वोट कम गिरे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है कि जनता उनको नकार चुकी है। दतिया में जो बाई इलेक्शन के लिए उन्होंने जो ये किया है, जनता सब समझ चुकी है कि भाई अब हमें किसको वोट करना, किसको नहीं करना। रही बात शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में वोट बहुत कम डले हैं। ये इसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपको कि शहरी क्षेत्र में बहुत कम वोट डले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा वोट गिरे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे मतलब सरकार मतलब जो मतलब सरकार की जो नीतियां हैं वो सीधे सीधे प्रभावित करती ग्रामीणों को। और इसमें ग्रामीणों के अंदर इतना माहौल था कि वो सरकार से इतने भयभीत थे, डरे थे या नाराज थे कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को दोनों को उन्होंने साइड दरकिनार करके उन्होंने हमारे प्रत्याशी दामोदर यादव जी हैं, उनकी नीति और उनके उससे व्यवहार से उन्होंने अच्छा किया है। और आप देखना जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो काफी अच्छा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं अच्छा सुनील जी, सरकार के लिए चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री दामोदर को जी 4 जीत दिन रहे हैं? नजर रखना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ दामोदर जी जीत रहे हैं, दामोदर जी ही जीत रहे हैं? 110% जीत रहे हैं दामोदर। ओके, हाँ ठीक है, लेकिन इसके पीछे वजह हो सकती है कुछ? वजह क्योंकि वजह देखिए वजह वजह ये सुनील है जी, कि दोनों पार्टी हाँ के प्रत्याशियों की हाँ अगर जी हम बात करते हैं, घनश्याम सिंह जी को आप बखूबी जानते हैं, राजा जी विधायक रह चुके हैं, अपने इलाके में अच्छी जानते हैं, पकड़ रखते हैं, बड़े जानते हैं। नेता हैं कांग्रेस के। अगर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो आशुतोष तिवारी जी को कहा जा रहा था कि ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का पूरा समर्थन है उन्हें। अब वो नरोत्तम मिश्रा उनकी रैलियों में शामिल थे तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो खिसकेगा तो जरूर। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि दामोदर यादव जी जीत रहे हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी के जो वोटर है ना वो भीतरी घात उन्होंने किया है और पार्ट मतलब झंडा बने मतलब भाजपा को, लेकिन उन्होंने वोट आर्य समाज पार्टी को दिया है। ये वहां की इंटरनल रिपोर्ट है। रही बात घनश्याम सिंह जी की, तो घनश्याम सिंह जी जो है वो सेवड़ा से आते हैं और दूसरा है कि वो 2008 के पहले विधायक थे, अभी तक क्या थे। तो जनता ये सब मतलब जान रही वहां की कि भाई घनश्याम सिंह जी ना भला करेंगे ना ही आशुतोष तिवारी पे तो भरोसे कर नहीं पा रहे। तो भाजपा तो ओके, मतलब भीतर घात में उसमें लड़ रही है। किस प्रकार से उनके जिला अध्यक्ष का एक फर्जी लेटर वायरल कर दिया, उससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ। रही बात कि जो कल्लू कुशवाहा है जो उनकी पार्टी के बहुत बड़े एक वो थे, वहां पर 5-6 कुशवाहा जो मतलब जो प्रभावशील व्यक्ति थे उनकी हत्या हुई। तो उनकी पत्नी ने भी खुलेआम आके बोला कि भाई भाजपा को वोट नहीं देना है। तो इन सब चीजों का समीकरण हो रहा है कि हम त्रिकोणीय मुकाबले में हम जीत रहे हैं और हमारी बढ़त है। अगर ये ज्यादा परसेंटेज वोटिंग गिरता तो एक बार वो होता, लेकिन वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग हुई है और हमारी बहुत अच्छी टीम वहां पर चलिए लगी हुई सुनील है जी, अब ये और शहरी आपका क्षेत्रों में बहुत कम वोट आत्मविश्वास गिरे है हैं। तो इससे ये है या कि आत्मविश्वास, ये तो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। राजेश जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। राजेश जी, आप सुनील जी को सुन रहे थे, अब वो तो ये दावा कर रहे हैं कि दामोदर यादव जी ही जीत रहे हैं और दोनों प्रत्याशी का तो दूर दूर तक कोई नंबर नहीं है। अगर दतिया की बात करें तो क्या ये संभव है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि दामोदर यादव कांग्रेस के लिए वोट कटा हुआ साबित हो सकते हैं, लेकिन वो जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, जो कहा जा रहा था वही सत्य है कि दामोदर यादव जी को लड़ाया वो हमारे लिए जो है बहुत ही फायदेमंद साबित हुए। और वहां जो एक तरफा हमारी जीत हो रही है उसमें वो भी एक सहायक बने।
हैं। दामोदर विधायक यादव नहीं, हम जितने हैं आपके लिए भूपेश सहायक जी, हुए। और वहां पर आपकी भाजपा की गाड़ियों के झंडे लगे थे और आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद कर रहे थे वो लोग, बता दो मैं आपसे, मैंने मेरी आंखों से देखा है। ठीक है। चलिए, मैं आपको ये बता दूं कि वहां जो है स्थानीय मुद्दे भी बहुत तेजी से हावी रहे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी की पूरी टीम की नाराजगी का मुद्दा रहा, या जो अभी वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पूरे कुनबे का जो भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, तमाम बड़े बड़े वो जो मुद्दे हैं में जो बहुत बड़ा असंतोष है, ये सारे मुद्दे भी वहां जो है बहुत ही जो है सरकार के खिलाफ शीशा की तरह मोबाए खड़े थे। और लोगों ने पुराने दिनों को याद करके घनश्याम सिंह और कांग्रेस की रीत नीति पर जो है भरोसा किया। दामोदर यादव जी कांग्रेस के लिए कैसे बढ़िया साबित हुए, जरा ये बता दीजिए। आप बोल रहे हैं फायदेमंद साबित हुए, कैसे, जरा ये भी बताइए ना दर्शकों। वो थोड़ा बहुत जो अभी सुनील आस्ते जी ने कहा कि कुछ जो कट्टर भाजपाई थे, जो वैचारिक दृष्टि से हमें नहीं वोट करना चाह रहे थे, वो हमें कुछ लाभ मिला है कि, लेकिन यह जरूर है कि वहां हमारी रीत नीति, हमारे प्रत्याशी पर जनता का भरोसा जो है वो जागृत हुआ और हम वहां एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं बिहार का मामला आप है ना, थर्ड नंबर पोजीशन पर रहेंगे आप। चलिए 3 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। और वर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि जहां तक बिहार का मामला है, वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं बिखरा हुआ है, बहुदलीय जो है ये चुनाव प्रणाली है भारत की, और उसका असर वहां भी है, चुनाव में है। तो सीधे सीधे या त्रिकोणात्मक या इस तरह से लड़ाइयां होती रही हैं और आज भी हो रही है। वहां अगर विभाजन है तो भारतीय जनता पार्टी में है उस सीट पर। ठीक है राजेश जी, राजेश जी, अगर आप ये कह रहे हैं विपक्ष में विपक्ष एक है, आप यही कह रहे हैं ना राजेश जी, आप यही कह रहे हैं ना विपक्ष एक है। विपक्ष नहीं, विपक्ष आप समझिए मैंने क्या कहा। बहुदलीय जो है, बहुदलीय चुनाव प्रणाली हमारे देश की, इसमें एक से अधिक सीधे सीधे केवल जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई है, लेकिन बिहार की लड़ाई जो है वो त्रिकोणात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह आ गई है, इसमें भी कोई ये दावा आप कर रहे हैं राजेश जी, मुकाबला बीजेपी बिहार में हार रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी अगर बिहार में हार रही तो क्यों हार रही? राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से। बीजेपी पूरे तीनों सीटों पर हार रही है। बिहार में सबसे पहला बहुत बड़ा असर जो है भरत तिवारी हत्याकांड है, जो सरकारी तंत्र द्वारा भरत तिवारी का हत्या किया गया, और जिस तरह से वहां का निरंकुश शासन प्रणाली जो है वर्तमान मुख्यमंत्री चला रहे हैं। तीसरा जो है जिस तरह से छात्रों पर AK-47 का उपयोग किया गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देश में चल रहे आप ये कह रहे हैं राजेश जी, आप ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुआ, बिहार में क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव हुआ। ठीक है संदीप जी, हम कह रहे हैं दोनों मुद्दे। ओके राजेश जी, ओके। नहीं, आप अपनी बात मेरे मुंह से देखिए वर्मा जी, पहले आप संशोधन करिए। आप अपनी बात, अपनी डिबेट को मुझसे न जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ स्थानीय मुद्दे भी थे और जो समसामयिक मुद्दे हैं वो भी थे। ओके सुनते संदीप जी, कुछ भी बोलेंगे क्या आप? संदीप जी, राष्ट्रीय चैनल पर ये सोच के बोलिए, तो बोल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी आपने ये कहा कि तीनों सीट जीत रहे हैं, ठीक है, वो आपका आकलन हो सकता है, वो तो क्या 3 तारीख को पता लगेगा। मगर कहीं ना कहीं जो आप ये छात्रों वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ये सोच के बोलिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। AK-47 किसने तानी? आपने कौन सी एक मुझे फोटो AK-47 तानी हो किसी ने? वर्मा जी, इस समय बिहार में तानी गई है। इसका छात्रों पर
AK-47 बिहार में ताना गया, इसमें आप क्या, मैं उसको पूरा देश दुनिया ने देखा ताने गई है, छात्रों ये को बात ताना गया। ये बात सही संदीप वर्मा जी कि दिल्ली में ताने गए, बिहार में ताने गई है AK-47। थोड़ा आप है ना, थोड़ा सोशल मीडिया देखे, आप टीवी खोल के देखें। बिहार में AK-47 ताना गया की तरफ छात्रों का जुल्म हुआ। रात में छात्रों गिरफ्तारी हुई, बड़े पैमाने पर छात्रों की, उनकी पिटाई की गई, उनका उत्थान किया गया। इन सब बातों का अच्छा ओके ओके ओके, एक एक करके वर्मा जी एक एक करके देखिए, आपने सवाल किया। सैयद साहब, राजेश जी सवाल का जवाब भी लेते हैं, अगर सवाल किया है तो जवाब भी लेते हैं। संदीप जी, संदीप जी आपको वोट नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग हुई है और कुछ जगह क्षेत्रीय मुद्दों पर वोटिंग हुई है। संदीप जी देखिए सोनी जी, मेरा मानना यह है, लोग मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं बिल्कुल होते हैं, मगर जनता जो है वो बहुत समझदार है, वो राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखती है कि हाँ राष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार गलत सरकार खिलाफ चल रही है, चाहे वो भाजपा की करो, ठीक है, मगर जनता ये भी देखती है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि छात्रों को पीट रहे हैं, ठीक है, मगर वो ये भी देखते हैं कि सेना के साथ किस तरह बिहेव किया गया है। सेना के ऐसी कितनी वीडियो है सोनी जी जो सेना खड़ी है और उसके मुंह पे आगे गाड़ी रख रहे हैं, सेना वो कहाँ छात्र नहीं है। आपको जानकारी सेना कहीं सेना की प्रतिनियुक्ति हुई है क्या? कहीं सेना की प्रतिनियुक्ति हुई है क्या? जानकारी नहीं है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। या तो दिल्ली पुलिस थी, पैरामिलिट्री थी, सेना कहाँ थी? सेना की प्रतिनियुक्ति कहाँ हुई थी? आप ये बात सही है संदीप वर्मा जी, आपको नॉलेज नहीं, शायद आपने देखा नहीं, सेना तो आई नहीं थी, वो तो आरपीएफ दिल्ली पुलिस थी। दिल्ली पुलिस थी, सीआरपीएफ थी, दिल्ली पुलिस थी, सेना कहीं नहीं लगाई गई थी। आपको इतना अपडेट रहना चाहिए कम से कम। संदीप वर्मा जी नेशनल लेवल पे आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं, नॉलेज ही नहीं है आपको। अच्छा ओके, आप लोग एक एक करके मगर सेना का मतलब मेरा ये है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो कोई भी वो सेना ही है, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी का सैनिक है, हम सेना है भारतीय जनता पार्टी की। आप नहीं होंगे अपनी पार्टी के, आप हो सकते सैनिक, लेकिन सुनिए मेरी बात, सेना का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सेना का बदनाम न करें इस प्रकार से। ऐसे नहीं, एक एक करके नहीं सेना का अपमान करें, सेना को बदनाम कर रहे हैं आप। एक एक करके सुनील जी क्या कर सेना रहे हैं? आऊंगा आपके पास। सेना का बदनाम कर रहे हैं आप। ऐसे तो किसी की भी बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। एक एक करके बात करते हैं ना। सुनील जी आऊंगा मैं आपके पास। राजेश जी पूरी समय दिया मैंने। आप भावना भड़काने में लगे हुए हैं, भावना मत भड़काइए संदीप जी। भाजपा के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया है, माफी की मांगिए देश की जनता से। पूरा वक्त दूंगा आपको पूरा वक्त दूंगा बोलने का, लेकिन पहले सुन तो लेते भावना भड़काने के बाद। भाई हमने सवाल किया है तो जवाब भी लेते हैं। सैयद साहब मैं पूरा वक्त दूंगा आपको बोलने का, मैं आऊंगा, लेकिन पहले पूरी बात संदीप जी से सुन तो लेते हैं। संदीप जी, राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी थे और उसी कारण से वोटिंग भी हुई, नुकसान आपको होगा। देखिए सोनी जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी आपके चैनल पे इतनी बार बैठ चुका हूं, अनगिनत बार बैठ चुका हूं, मैं कभी भी किसी भी गलत व्यक्तित्व नहीं बोलता। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब जनता वोट देती है, जब जनता चुनती है सांसद को, मेयर को, किसी को भी, तो जनता बहुत समझदारी से चुनती है। यदि उन्हें लगेगा कि हमारी गलती है, हमने गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी वोट देगी। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब एक विधायक के चुनाव होते हैं, एक क्षेत्र के चुनाव होते हैं, तो उसमें जनता देखती है कि ये किस सड़क के मुद्दे हैं, हमारे यहाँ सड़क बन रही है नहीं बन रही, हमारे यहाँ जो यहाँ का विधायक है, जो पहले का विधायक, उसने काम किया है या नहीं किया, नहीं किया तो नकारा चाहिए। सोनी जी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ठीक है, वो किसी पार्टी का हो, उसे नकारना चाहिए, उसे दोबारा आने का कोई हक नहीं। संदीप जी अक्सर देखा गया, ठीक है संदीप जी, ओके आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, पहुंच गई जनता तक। 15 सेकंड में मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ संदीप जी, और भी मेहमान है, बहुत जल्दी। मैं वही और जब रास्ते मुद्दे चलते हैं, जो इस तरह देखती है कि गलती किसकी है, कौन लोग वहां थे,
ठीक है, किस तरह के संदीप लोग जी, थे वहाँ? जनता ने सब छात्र देख थे, लिया वहाँ है। तो वहां पर छात्र के आपने अलावा लाठियां, जो लोग आपने छात्रों पर लाठियां बरसाई है, छात्रों को मारा है आपने। ओके आपने ओके उनको जो गन वाले, जो है ना कील वाली जो सुनील जी, लाठियां, सुनील उनसे जी, मारा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पुलिस के लोग हैं, सुनील जी, अगर आप वो भी मुझे, मिले हैं, अगर वो भी बताओ मिले मुझे। हैं। संदीप जी, 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 सुनील जी। जी, एक एक करके, ऐसे नहीं। वो वरिष्ठ पत्रकार का मैं रुख करूंगा। प्रियदर्शी जी, अभी संदीप जी कह रहे थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो अपनी बात रखिएगा आप। लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं, जब जब उपचुनाव होते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर होते हैं। इस बार जो उपचुनाव है, कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं। क्या लगता है आपको कि ये वोटिंग जो हुई है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई है या क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई है? मैं यही कहना चाह रहा था, जो सवाल आपने पूछा है जी, मैं ये बहुत बीच में बताना चाह रहा था कि देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों से पहले ही ये चुनाव तय हो गया था। आप राष्ट्रीय मुद्दों में किन मुद्दों को शामिल कर रहे हैं? दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के प्रवक्ता इस बात को एग्री कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली वाली घटना हुई, उससे ये चुनाव प्रभावित हो रहा है। मेरा ये मानना है कि उससे पहले चुनाव, खास करके बांकीपुर में और दतिया में, इन दो जगहों पर दिल्ली में प्रदर्शन से पहले वोटिंग किस ओर होगा, 90% चुनाव तय हो गया था। 10% का ही मामला बचा हुआ था। माना कि जी, तो मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर यह चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये छात्र आंदोलन इस उपचुनाव को प्रभावित कर रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। और जहां तक क्षेत्रीय मुद्दों की बात है, हाँ, क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं। ओके ओके ओके। प्रेम जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। प्रेम जी, प्रियदर्शी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वोटिंग हुई है, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो थोड़े ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आज एक फटकार सरकार को लगाई है कि पैलेट गन का जो इस्तेमाल दिल्ली के अंदर हुआ है, उसमें जो भी घायल स्टूडेंट हैं उनकी कराए। दूसरी चीज जो बता रहे थे कि बिहार में सिवान में से गोली चलाई गई और 3 छात्र घायल हैं और उनकी इलाज बिहार के मेदांता हॉस्पिटल पटना में चल रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उनसे मिलने के लिए गए और ये सारी चीजें मीडिया में है और न्यूज में है। तीसरी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, जो राष्ट्रीय मुद्दा आप बता रहे हैं, एक मैं चैनल पे देख रहा था कि राम मंदिर अयोध्या क्लिप में देख रहा था कि सारे दुकानदार अपना खाली खाली क्यों है, तो चोरी का मुद्दा सामने आया है, लोगों का आस्था से विश्वास अलग हो गया। यानी जो भीड़ पहले आती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुकानें खाली है, टोटो खाली है, मंदिर में आसानी से दर्शन हो जाते हैं, तो इस मुद्दे पर दिन भर लगता था। अगर इस तो मुद्दे ये पर सारे वोटिंग होनी है, अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हमारा होता, तो जो बांकीपुर है, बिहार में प्रेम जी, बिहार में रेखा जी विधायक क्यों बनेंगी, जरा ये समझाइए। बांकीपुर में जो चुनाव हुए हैं, बांकीपुर में, मैं कह रहा हूं बांकीपुर में रेखा जी विधायक क्यों बनेगी, ये बताइए जरा। नहीं, देखिए, रेखा जी इसलिए विधायक बनेगी कि पहला चीज तो बीजेपी महिला आरक्षण की बात करती है और महिलाओं को सम्मान नहीं देती है। आज देखिए किस तरीके से महिलाओं के प्रति कंगना रनौत का है, तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। पहला तो जो आधी प्रत्याशी है, दूसरी और पूर्व में भी वो चुनाव लड़कर 47 से 48 हजार वोट हम वहां पे ला चुके हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो बता रहे थे संदीप जी, लोकल मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, इस बार जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, नेताओं के बारे में संदीप जी अभी बोलने लगे कि 2-3 दिनों से वहां महिलाओं देख के बारे रहे में क्या हैं, बोलते हैं, उस बारे में मत जाइए। मैं तो सिर्फ सीधा आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि बांकीपुर की जनता रेखा जी को विधायक क्यों बनाए, किस मुद्दे पर बनाए, सीधा सवाल। नहीं, इसलिए हमारा जो मुद्दा है कि हमारे जो नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब हमारी बिहार में सरकार थी और हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे,
और युवाओं में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ, और जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई लिखाई, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने मजबूती से काम किया प्रेम जी, जहां और तक युवाओं मुझे का याद है, विश्वास जीता। जहां तक मुझे जिसके याद है, भरोसे चुनाव पर के जो है दौरान तेजस्वी जी ने तो करोड़ों के रोजगार की बात की थी। अब करोड़ों के सरकारी रोजगार की अगर वो बात कर रहे थे तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई थी। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आप जैसा कि कह रहे हैं कि ठीक है, अलग चुनावी मुद्दों को लेकर आरजेडी प्रत्याशी को जनता जिताने वाली है, वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। सैयद जी का मैं रुख कर लेता हूं। सैयद जी, प्रेम जी का आत्मविश्वास आपने देखा, वो तो कह रहे हैं कि रेखा जी विधायक बन रही हैं, क्यों बन रही हैं वो भी वो समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम पीके की बात करते हैं, बोलने ही नहीं प्रेम जी रहे हैं, आप तो सारी बात ही बता रहे हैं। प्रेम जी हम हमारी बात को आप सुन मैं कहा रहे आपकी हैं। बात को रिपीट कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं। नहीं, हमारी बात को बता रहा सुन हूं। कहा रहे हैं। आप अच्छा, हमको भी बोलने का मौका दीजिए प्रेम भाई। प्रेम भाई, आप सारी बात बोल चुके हैं, अब हमको भी बोलने का मौका दीजिए। सैयद जी, मन में खटास नहीं रहनी चाहिए, मन में टीस नहीं रहना चाहिए। सैयद जी, मैं आऊंगा बहुत जल्दी आपके पास। प्रेम जी, 20 सेकंड है, बोलिए। आप बिल्कुल नहीं टोकूंगा, 20 सेकंड बोलिए। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि रेखा कुमारी को क्यों वहां के लोग विधायक बनाए, तो क्या आप चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसका बाप जीतता रहा, बेटा जीतता रहा, और एक ऐसा लेमैन को खड़ा कर दे जिसको राजनीति का कोखो पता नहीं है? बीजेपी के अंदर ही है, एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, वह उम्मीदवार का नाम वापसी हो गया। उसके बाद जो उम्मीदवार को दिया उसको किसी बीजेपी के अंदर कोई लोग एक्सेप्ट नहीं किए। और वहां जो लोकल इशू है कि जैसे कि आपका भरत तिवारी का जो हत्याकांड हुआ, फर्जी काउंटर हुआ, तो विधानसभा उसके अंदर में बंटी यादव का पटना स्टेशन से किडनैप कर उसकी निर्मम हत्या हो गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार के अंदर में ध्वस्त है। विकास के नाम पर केवल चश्मे पहनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी पुल पुलिया भ्रष्टाचार चढ़ गया पूरे बिहार के अंदर, सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गया, सारे बिल्डिंगें गिर रही है। बांकीपुर जो विधानसभा है उसमें गड्ढा और नाली और सारे लोग तबाही में जी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हो गया बिहार के अंदर। यही पे अगुवाई 4 बार गिर चुका है। बिहार में लूट मचाई है और ये भूल गए, काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती। जनता आप पे विश्वास नहीं करती, जनता आपको नहीं चाहती। अब भूल जाओ, वो दिन चले गए। संदीप जी, बिहार में लड़के आइए, नाराज हो जाएंगे, अगली बार आपको बिहार की जनता बस प्रेम जी अपने चेहरे पे लड़के आइए। प्रेम जी इलेक्टेड मुख्यमंत्री बनिए, सिलेक्टेड नहीं। अब मन में गिला मत करिएगा कि हम बोलने नहीं दे रहे हैं। बुलवाइए सबको, हम सुन रहे हैं। प्रेम जी ओके। सैयद साहब, प्रेम जी को सुन रहे थे, पूरा आत्मविश्वास, उनकी प्रत्याशी रेखा जी जीत रही हैं। अगर हम देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी की अगर हम बात करते हैं तो अभी जनता का रुख आ रहा था। तमाम लोग वहां पर ये बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को वोट क्यों दे हम, ना वो पावर में है, ना उनको ठीक से कोई जानता है, ऊपर से बाहर के अलग हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा, क्यों वोट दे? सिर्फ इसलिए कि उन्हें लोग जानते हैं, सिर्फ इसलिए? यहाँ पर कई चैनलों ने अपने स्थानीय स्तर पर भी सर्वे किया अपने अपने रिपोर्टर के माध्यम से, और सिटी पोस्ट में जो बहुत यहाँ बिहार का सब बहुत ही नामी पोर्टल है, उस पर तो आया है 47% लोगों ने कहा कि हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, 35% ने कहा बीजेपी के साथ हैं, और 12% ने कहा कि राजद के साथ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सैयद साहब, कुछ समय पहले हुआ था विधानसभा चुनाव, आपकी पार्टी के प्रत्याशियों का कैसी वोटिंग हुई वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर में लोग प्रशांत किशोर जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। जन स्वराज पार्टी का अस्तित्व नहीं है क्या? देखिए, लोगों में मार्च 90 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री, भाजपा के अलायंस से बने थे लालू जी मुख्यमंत्री, फिर भाजपा नीतीश कुमार के साथ बनके हुए। तो पिछले 90 से लेके अभी तक 35 सालों से भाजपा, राजद, कांग्रेस। अब बिहार की जनता नया पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है कि नए लोगों को लाए। बहुत हो गए 35 साल। लोहिया ने कहा है कि जिंदा समाज एक सप्ताह नहीं इंतजार करता है। 35 साल बहुत लंबा की अवधि हो गई है, और इसलिए लोग एक पढ़े लिखे अच्छे आदमी, जो ऐसा व्यक्ति जिसके राष्ट्रीय पहचान है, उनके जनता। और निश्चित रूप से ये जो बिहार का चुनाव है, बांकीपुर का चुनाव, ये सारा उपचुनाव, ये जो 12 साल से सत्ता में बने हुए लोग हैं, उनको
उनके खिलाफ जो जनता का आक्रोश है उस अभिव्यक्ति साबित होगा 3 अगस्त को। आप देखेंगे कि जनता आदेश देगी, वो इनके खिलाफ देगी। इनसे बांकीपुर वो सीट है जहां 4 दशकों से बीजेपी का बोलबाला है, और तो और इसलिए खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां के विधायक थे। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला तो हो जाता। आपके इस विश्वास के पीछे का तर्क क्या है? हम आपको बता दें कि मैंने वो दौर भी देखा है कि पूरे बिहार में भाजपा को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कहीं 2000, कभी 2500, कभी 3500, ये तो नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग था अब उसका वोट आता था। लेकिन इस बार भाजपा के लोग भी भाजपा के साथ नहीं है, जदयू के लोग जदयू के साथ नहीं है, राजद के लोग कह रहे हैं कि तो राजद और कांग्रेस को तो 35 सालों से हम लोग वोट दे रहे हैं, इस सीट पर कभी नहीं जीती है, इसलिए भाजपा को हराने के लिए हम लोग प्रशांत किशोर को साबित किया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बदलाव का एक बड़ा जुनून था लोगों में, लोगों ने दिया है वोट। लोग बोल रहे थे कि चढ़ावा चोर को वोट नहीं देंगे, बच्चों पर गोली चलाने वालों को वोट नहीं देंगे, लोगों ने खुला कहा है। जब हमारी सरकार बनी है, किशोर जी जीत रहे हैं, चलिए शुभकामना है आपको। संदीप जी मैं कह रहा हूँ ऋषभ जी भूल गए जो अभी ताजी रिजल्ट आए थे पिछले साल, और जो सरकार बनी है भाजपा की, तो शायद भूल गए कि क्या इनका रिजल्ट आया था। वर्मा जी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी के गठन के भी 2 साल भी नहीं हुए हैं। परेशानी क्यों है भाजपा के लोगों को इतनी ज्यादा? इसलिए कि उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। अरे प्रशांत किशोर नाम है, नानी याद दिला देगा वो व्यक्ति आप लोगों को। इस उपचुनाव में भी नानी याद दिला देगा और देश की राजनीति में नानी याद दिला देगा वो आप लोग। संदीप जी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। आप लोग जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कहा कि सुमरी सुमेरपुर राम नाम राय को, संबल असंबल को, सखा सहाय को, भागु अभागु गुणगुणहीन को, नाह करीब को दे अनुदानी जी को। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर उत्तेजना फैला के आपने समाज को बांटा और फिर उनके नाम पर लूट मचाई आप लोगों ने। उनका चढ़ावा चोरी कर लिया आप लोगों ने। राष्ट्र से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। चढ़ावा चोरों से जब मर्यादा पुरुषोत्तम ज्ञाप नहीं है तो किसके होइएगा? जनता को तो ठगी रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आप सैयद मुसुद्दीन जी ने शायद हो सकता है कि बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। को यही खत्म करो। ऋषभ जी 1 मिनट इजाजत नहीं देता, माफ कीजिएगा। ऋषभ जी 1 मिनट हमें दीजिए। लेकिन देखिए तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो कश्मकश की स्थिति बनी है वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के 3 अलग अलग राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उपचुनाव हो गए, 3 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है। जितने तमाम राजनीतिक दल हैं और प्रत्याशी वो अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कितना मुकम्मल साबित होगा ये 3 अगस्त को स्पष्ट हो जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।